11 अगस्त 2025 हरियाणा की एक शांत स्वभाव की आम लड़की जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ऐसा होगा वो किसी ने नहीं सोचा। ये घटना है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, जहां 11 अगस्त को हमेशा की तरह मनीषा अपने घर से निकलती है किड्स केयर प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए। लेकिन उस बेचारी को ये कहाँ मालूम था कि ये कदम अब दोबारा मुड़कर वापस नहीं आएगा। उसी दिन करीब दोपहर का वक्त था। मनीषा स्कूल से निकलने के बाद वो पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने चली जाती है और इसके बारे में वो अपने घर पे भी बताई थी। और इस तस्वीर में मनीषा को आखिरी बार देखा गया। धीरे धीरे दोपहर से शाम होने लगती है, लेकिन मनीषा अब तक घर नहीं लौटती। इस बात से मनीषा के घर वाले और उसके दादाजी परेशान होकर दादाजी बस ड्राइवर के पास चले जाते हैं। दादाजी उस बस ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं जिस बस से मनीषा रोज स्कूल जाया करती थी। ड्राइवर का कहना था वह स्कूल के बाद पास के कॉलेज में चली गई, शायद वहां उसे देर हो रही होगी कि वो आ जाएगी। ये बातें सुनकर मनीषा के दादाजी घर लौट जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब मनीषा घर नहीं आती तो उसके पिता संजय सिंह को फोन कर सारी बातें बताते हैं। फिर अचानक करीब 6 बजे मनीषा का कॉल आता है, लेकिन उसमें मनीषा की एक भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। कुछ सेकंड का ये कॉल जिसमें मनीषा की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। उसके बाद फोन कट हो जाता है और उसके बाद लगातार मनीषा का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। उसके पिता को मालूम चलता है कि मनीषा अब तक घर नहीं लौटी। वो तुरंत अपना काम धाम छोड़ के लोहारू से सिंघानी पहुंचे और सीधा वो आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज जाते, जहां मनीषा एडमिशन फॉर्म लेने गई थी। और वो वहां जाकर गार्ड से पूछते हैं कि क्या कोई मनीषा नाम की लड़की यहाँ आई थी। गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ पे अभी कोई मनीषा नाम की लड़की नहीं आई। वो अंदर जाके स्टाफ से भी पूछते हैं रिसेप्शन वगैरह पे कि क्या कोई मनीषा लड़की आई है, लेकिन वो सब भी यही जवाब देते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई मनीषा लड़की नहीं है। लेकिन उस दौरान संजय सिंह ने एक चीजें नोटिस की कि ये जितने भी लोग थे, गार्ड, स्टाफ, ये सब के सब शराब पी रखे थे। जिसके बाद मनीषा के पिता तुरंत 112 डायल कर इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस के साथ वापस आते हैं और वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज दिखाने को। लेकिन कॉलेज के स्टाफ साफ साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे। मनीषा के पिता तुरंत लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन वहां पे उनको पुलिस का ऐसा रवैया देखने को मिलता है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठता। पुलिस वालों ने यह कहते हुए उनकी बात को टाल दी कि वो किसी के साथ भाग गई होगी या वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी, आ जाएगी 1-2 दिनों में। पुलिस की ऐसी बातें सुनकर मनीषा के पिता बेबस और लाचार होकर वो वहां से अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन 12 अगस्त 2025 को मनीषा के पिता वो फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां उस दिन उनको पूरा दिन बैठाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। फिर जाके शाम को एसआई शकुंतला ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की और एसआई शकुंतला उसी कॉलेज में जाकर वो सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे भी निराशा हाथ लगती है और उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ झोल था। यहाँ पे ये देखने को मिला कि कुछ न कुछ तो जरूर मामला था जिसके कारण ये लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे थे। इस केस को उलझाने में और मनीषा की ऐसी हालत में सीसीटीवी फुटेज का ना दिखाना एक बड़ा सवाल पैदा होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगले दिन 13 अगस्त 2025 को मनीषा के पिता को एसआई शकुंतला के द्वारा एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि आइडियल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर गांव में एक लड़की की डेड बॉडी मिली, जिसकी शिनाख्त पहचान करने के लिए उनको आना पड़ेगा। ये बातें सुनकर मनीषा के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फौरन वहां पहुंच गए। मनीषा के पिता अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। बॉडी की हालत ऐसी मानो देखने वालों की रूह कांप जाए। उसका चेहरा ऐसा था मानो किसी ने एसिड डाल दिया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थी। ऐसा लग रहा था उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गया और लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिरकार ये हैवानियत किसने की। सब लोगों में गुस्सा का माहौल बन गया और एक एक करके लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगा। पुलिस भीड़ देखकर जगह को सीज कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया भिवानी सिविल हॉस्पिटल में। लोगों का कहना था कि अगर पुलिस ने पहले ही कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता, शायद आज मनीषा जिंदा होती। वहाँ मौजूद लोग और आसपास के लोग सब धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और लोगों का मांग था कि जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक मनीषा को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक वो लोग नहीं रुकेंगे। लेकिन जब 14 अगस्त 2025 को मनीषा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये पूरा रुख ही बदल दिया। जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने भी डेड बॉडी को देखा था, उन सभी का साफ कहना था कि मनीषा का और मर्डर हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि मनीषा का ना तो हुआ
और न ही मर्डर। ये देखकर लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद सरकार दिखावा करने के लिए कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और कुछ को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक कि इंटरनेट भी बैन कर दिया गया ताकि ये बातें ज्यादा न फैले। और जब मनीषा के पिता और उसके घर वालों ने नहीं माना कि उनकी बेटी की ऐसी हालत मर्डर की वजह से नहीं हुआ, तो उनके संतुष्टि के लिए दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए 16 अगस्त को बॉडी को रोहतक PGI भेज दिया गया। और उन्होंने कहा, फोरेंसिक लैब से इंटरनल पार्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि असली मौत की वजह क्या है। पुलिस ने मनीषा के परिवार वालों की चिंता को नज़रअंदाज करते हुए ये कहते हुए कि वो किसी के साथ भाग गई या वो घूमने गई है। पुलिस की इस नाकामी को छुपाने के लिए सरकार कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर देते हैं और भिवानी के SP का ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भिवानी के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बलवान सिंह ने कहा कि बॉडी से अंग गायब नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने नोचा है। स्किन भी खराब थी। मनीषा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले भिवानी के डॉक्टरों के मेडिकल रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो चीजें मेंशन की थी, रोहतक PGI में दूसरे पोस्टमार्टम में भी वही चीजें थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कहानी किसी के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि जब मनीषा की डेड बॉडी मिला था तो वहाँ मौजूद लोगों ने साफ देखा था कि ये किसी की हैवानियत है। लेकिन केस को घुमाने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई। मनीषा के पिता और परिवार वालों ने ये मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अपराधी को पहले पकड़ो और हमें इंसाफ दिलाओ, तब हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। और साथ ही साथ CBI की मांग की। उसके अगले दिन एक और शॉकिंग चीज देखने को मिला। पुलिस वालों ने कहा कि हमें डेड बॉडी के पास से एक साइड नोट मिली, पर सवाल ये था कि अगर साइड नोट मिली थी तो इतने दिनों तक क्यों छुपाया और अब इसके बारे में क्यों बताया। जाहिर सी बात है, केस का रुख बदलने के लिए एक नया एंगल दे दिया। 18 अगस्त को साइड नोट मिला था। कहा गया कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन परिवार वालों का कहना था पुलिस मामले को आत्महत्या का रूप देना चाह रही है। CBI अधिकारियों का ये कहना था तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे जुड़े दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि मौत की असली वजह क्या है और किन परिस्थितियों में मनीषा की मौत हुई। और CBI ने मनीषा के परिवारों, गवाहों से पूछताछ किए, क्राइम सीन का भी मुआयना किया। CBI ने दिल्ली से फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया था, जिसमें बॉडी मिलने की जगह पर सीन रिक्रिएशन की मार्किंग की। इस दौरान खेत के मालिक, खेत के साझेदार और बकरी चराने वाले भी मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने पहली बार मनीषा की डेड बॉडी को देखा था। इसके अलावा FSL की कुछ रिपोर्ट भी CBI को दिल्ली से प्राप्त करनी थी, जिससे कुछ न कुछ उन्हें पता जरूर लगता। अधिकारी अब तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL की रिपोर्ट के आधार पर मौत की एक एक कड़ी जोड़ने में जुट गए। मनीषा के पिता संजय सिंह ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है, बेटी की मौत का इंसाफ। इसके बाद मनीषा के पिता और उसके परिवार वालों को फिर से निराशा हाथ लगने वाला था। हरियाणा पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही थी, जबकि CBI की जांच के बाद केस मर्डर की तरफ बढ़ रहा था। मनीषा के पिता संजय सिंह ने यह दावा किया कि CBI अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये एक मर्डर है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि ये मर्डर किसने किया और उसका मकसद क्या था। और इसका सबूत है एम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट। मनीषा के पिता ने कहा कि CBI टीम की जाँच लगभग खुलासे के करीब पहुँच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि खुलासा जल्द होगा, क्योंकि उनके पास सभी सबूत मौजूद है। 21 अगस्त 2025 को ढानी लक्ष्मण गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। 3 सितंबर को CBI टीम भिवानी पहुंची थी और वो 25 सितंबर तक वहां रुकी थी। इस दौरान मनीषा के परिवार, प्ले स्कूल, नर्सिंग कॉलेज के संचालकों, कीटनाशक विक्रेता और सबसे पहले मनीषा के डेड बॉडी को देखने वाले ईश्वर और सतपाल के बयान लिए गए। परिवार, स्कूल, नर्सिंग कॉलेज के संचालकों से 3-4 बार पूछताछ की गई और 25 सितंबर को CBI टीम वापस दिल्ली लौट गई और इस दौरान दिल्ली एम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल की। 6 अक्टूबर को CBI टीम फिर भिवानी आई और परिवार से पूछताछ की। सिंघनी गांव में क्राइम सीन की जांच की गई और इस बार CBI टीम वहां 19 अक्टूबर तक रुकी। मनीषा के परिवार वालों ने कहा कि टीम ने उन्हें बताया कि दिवाली के बाद खुलासा होगा, लेकिन दिवाली के साथ साथ कई महीने बीत गए, न अब तक कोई खुलासा हुआ और न कोई अपराधी पकड़ा गया, या फिर शायद अपराधी को बाहर लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है, जब किसी बड़े बाप का पैसा वाला हो तो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, वरना इतने एविडेंस होना, CBI का लीड करना केस के ऊपर, तो फिर अब तक जस्टिस क्यों नहीं मिला। धीरे धीरे जब लोग आवाज उठाना कम कर देते हैं तो आवाज को दबा दिया जाता है,
आवाज़ को भुला दिया जाता है। 12 नवंबर 2025 को मनीषा के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो और उसके परिवार वाले और गांव के सभी लोग वो 30 नवंबर को एक अनशन पे बैठने वाले हैं। मतलब वो एक विरोध प्रदर्शन करेंगे 30 नवंबर को, वो भी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ताकि उन्हें इंसाफ मिले और अपराधी को जुर्म की सजा मिले और ये पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची, क्या स्थिति है और अपराधी को सजा कब मिलेगा और उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। और ये इंटरव्यू में कही गई बातें घटना से 3 महीने की बात का है। मतलब 3 महीने हो चुके थे लेकिन अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला और ना ही कोई अपराधी अब तक पकड़ा गया। अब तक इंसाफ की आस लगाए बैठे उनके माँ बाप, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। ऐसे में कोई कैसे पुलिस पर, सिस्टम पर या सरकार पर भरोसा कर पाएगी। अब कुछ सवाल यहाँ ये उठता है। पहला सवाल कि मनीषा की डेड बॉडी अगर बाजरे की खेत में मिला, पुलिस का कहना था कि बॉडी को जानवरों ने नोचा था, तो वहां मौजूद गीली मिट्टी पर पंजों के निशान क्यों नहीं मिले। दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा मिट्टी पाई गई, जबकि पुलिस ने बॉडी को जब अपने कब्जे में लिया उस वक्त मनीषा के शरीर पर कपड़े थे। ऐसे में मिट्टी कपड़ों के अंदर तक कैसे गई। तीसरा सवाल, पुलिस की थ्योरी पे जाए तो पुलिस ने कहा था कि मनीषा जहरीला पदार्थ खाया था, ऐसा उन्हें साइड नोट में मिला था, तो फिर जहरीले पदार्थ की शीशी या कोई दवा वहां क्यों नहीं मिली। यहाँ तक कि कहीं भी पानी की बोतल भी नहीं दिखी। चौथा सवाल, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेज धार हथियार से गला रेतने की बात कही गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ खाने की बात कही गई। तो 2 पोस्टमार्टम में अलग अलग रिपोर्ट कैसे सामने आई। पांचवा सवाल, पोस्टमार्टम में बताया गया कि डेड बॉडी की दोनों आंखें गायब थी और चेहरा एसिड से जला था, तो ऐसे में जहरीला पदार्थ खाने की बात कहां से आई। ये कुछ सवालें हैं जो इस केस को और पेचीदा बना देती है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और अपराधी को उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। और ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।